नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक क्विक अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि पाकिस्तान में इस समय के हालात की चर्चा हम अपने सेशन में कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालात बन रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों करना जरूरी है, आज के सेशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि कल रात को ही जब भारत के अंदर कैबिनेट कमेटी की भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और सेना के अध्यक्ष से जब बातें की, तब उन्होंने अपनी तरफ से सेना को फ्री हैंड देने का आश्वासन दिया कि आप अपने हिसाब से तय करो कब, क्या और कैसे करना है। यह न्यूज मैंने आपको बताई और इसके साथ ही हमने एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें मैंने यह कहा था कि सेना को खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। यह मैंने आप लोगों को कल के अपडेट में जानकारी दी थी। यह सेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज से अभी से 14 घंटा पहले लगभग 10:30-11 बजे के आसपास फिनिश किया था। जानकारी दे दी थी कि सेना को खुली छूट मिल गई है और वो एक्शन लेगी। बस इस घटना के कुल मिलाकर 2 घंटे के भीतर भीतर ही पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मंत्री, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ये रात को 2 बजे आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मतलब इनका जो खुफिया तंत्र है वो संभवतया अंकित इंस्पायर इंडिया या भारत की मीडिया है, जहां से उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा सेना को दी गई खुली छूट का मैसेज मिलता है। और उस मैसेज को प्राप्त करके आप रात 2 बजे निकल कर आते हैं और रात 2 बजे आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत हम पर अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान के मिनिस्टर के इस बयान को फिर से सुर्खियां मिलती हैं कि भारत हमारे ऊपर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करने का प्लान कर रहा है। यह हेडलाइंस आप यहां पर अखबारों के अंदर बनी हुई देख सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए इस बयान का, इस मंत्री का नाम है अताउल्लाह तरार। यह वही व्यक्ति है जो कि शुरुआत में जब भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने की बात की गई थी, तब यह बड़ा उछल उछल करके बेबुनियाद बयान दे रहा था। यह वो व्यक्ति है जिसके बयान में इस तरह की बातें थी कि एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के साथ कोई ऐसा थोड़ी कर सकता है, हम वो हैं, हम शिमला समझौते से बाहर निकाल जाएंगे, हमने उनको इतने करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है, हमने इनका एयर वो रोक दिया है, इनके हवाई जहाज यहां से नहीं निकल पाएंगे, एक ही झटके में हमने इनको करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया है। यह रात को 2 बजे निकल कर आता है और इसके चेहरे का जो भय है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। और इसी के चलते 2:30 बजे सुबह, यानी कि कल रात के 2:30 बजे और आज सुबह के 2:30 बजे दुनिया भर के अखबारों के, दुनिया भर के चैनल्स पर यह हेडलाइंस बनने लगती हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से है कि इनके ऊपर अटैक होने जा रहा है। न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया टू कैरी आउट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान इन 24 to 36 आवर्स। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का यह बयान अपने आप में यह दर्शाता है कि ये लोग कितनी कम समझ के लोग हैं। मंत्रियों के द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपने ही देश में जो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे कि रात के 2 बजे पाकिस्तानी अगर पैनिक हो गए तो जाएंगे कहां, उन्हें सोने तक नहीं दे रहे हैं। कैसे मंत्री बताइए लोगों ने चुन करके इनको बनाती है प्रॉपर तरीके से, यूं नहीं कि सोने देते, सेना को अपना काम करने देते। भारतीय सेना जब उनके घर में जाके जगती और कहती कि भैया जगो हटो, अब हो गया तुम्हारा, आगे जाकर दूसरे देश में जाके सो, लेकिन ये आदमी जो है लीक मार दिया है। खैर कोई बात नहीं, इसका स्टेटमेंट भी आप सुन लीजिए। Military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless और कह रहा है कि बेसलेस, बताइए, आरोप है हमारे ऊपर कि हम आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं कराया। हम तो कह रहे थे कि इसकी फ्री और फेयर जांच करा लो। ये जांच नहीं कराना चाह रहे थे और जांच नहीं कराने के नाम पर अब हम पर हमला करने आ रहे हैं। बताइए ऐसा होता है क्या? तो भाई साहब ये इस तरह से पूरा लंबा चौड़ा अपना बयान दिए और उस बयान में कुल मिलाकर एक ही बात थी कि हम तो कह रहे थे कि इसकी बिल्कुल फ्री एंड फेयर जांच कराइए। ये लोग जांच कराने को तैयार नहीं हुए और हमें मारने के लिए चले आ रहे हैं। खैर इनका डर लाजमी है और इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से सारी की सारी बातें जो कही वो यही। और एंड में जैसा इन्हें कहना था कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम हमले का माकूल जवाब देंगे। वो दिख भी रहा है कि तुम्हारी तैयारियां इतनी तेज हैं कि तुम्हारे यहां का सेना प्रमुख देश छोड़कर भाग गया है। इससे ज्यादा तैयारियां क्या होंगी? सेना बिल्कुल जवाब दे रही है, जगह छोड़ छोड़कर, नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रही है। खैर इसी बीच में यहां पर इंटरेस्टिंग घटनाएं और घटती हैं। और वो क्या घटती हैं? यहां पर यह व्यक्ति अपनी तरफ से सूचना जब देने आया उससे पहले कुछ मैसेजेस सर्कुलेट किया, दिखाया कि देखो इंडिया
पाकिस्तान में भी टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने के लिए पैसे बांट रहा है। इसने कुछ व्हाट्सएप चैट की फोटोज डाली कि देखो इतना रुपया दिया गया उस आदमी को ताकि वो बम फोड़ सके, लेकिन बेबुनियाद बातें की गई। इसी बीच के अंदर ये परगवाल नाम से जम्मू के अंदर कुछ फुटेज निकलकर आई जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास शेलिंग की खबरें आई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक तरफ से दूसरी तरफ बम गोले चलती हुई तस्वीरें हैं, जो कि बॉर्डर एरिया पर अस्थिरता जब उत्पन्न हुई है उस दौरान शुरू हुई है। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं बॉर्डर एरियाज की। खैर, ऐसे में डिसाइसिव क्या होगा, कब होगा, क्योंकि एलओसी के आसपास कई बार हमने पहले भी सुना है कि सीज फायर का वायलेशन किया गया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन इस बार केवल एलओसी के आर पार हम लोग सीज फायर का वायलेशन नहीं करने वाले। हम अच्छे से कुछ निर्णायक लेने की स्थिति में है। फायरिंग देखी गई, ये बात अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनकर आती है कि साहब एलओसी के आसपास फायरिंग चल रही है। खैर कोई बात नहीं, इस फायरिंग के साथ साथ ये कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि भारत के द्वारा ये जो पश्चिमी किनारा है ना, इस तरफ फायरिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि इस तरफ फायरिंग के ज्यादा एविडेंस मिले हैं। ये सारे के सारे स्थान हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं लगातार फायरिंग कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर निकलकर आती है और वो ये है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से पाकिस्तान के भीतर जाने वाली जितने भी हवाई जहाज हैं उनके लिए नोटम जारी कर दिया है। नोटम का मतलब है कि अब आप यहां से नो टू एयरमैन हो गया कि अब यहां से मत निकलिएगा, क्योंकि इस स्थान से अगर आप निकलेंगे गलती से कोई मिसाइल पड़ गई, यह समझकर पहले तो ये भाई साहब बहुत तेजू में यह बोलकर गए थे कि हमने इंडिया की फ्लाइट्स को हमारे ऊपर से जाने की मना कर दिया है। अब इन्होंने खुद की फ्लाइट्स को भी मना कर दिया है। मतलब इनके यहां पर इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि हमने इंडिया की फ्लाइट्स को अपने ऊपर जाने से मना किया है, उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। अब कुछ ही समय बाद में खबर यह आती है कि इन्होंने अपनी फ्लाइट्स को यह कह दिया कि लाहौर इस्लामाबाद की जो यात्राएं हैं ना वो मत करिए, क्योंकि हमारे बीच में मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं। ड्रिल्स का मतलब यही है कि कोई मिसाइल हवाई जहाज पर लग गई तो खेला खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ इनके यहां पर भी इनकी संसद की बैठक बुलाई गई और भाई साहब इनके जो नेता बयान दिए वो मतलब ऐसे थे कि कोई और आदमी इनके बयान पर ताली भी नहीं पीट रहा था। मतलब हालत ये थी कि इनके बयान में एक नेता है, ये इन नेता के द्वारा, इनका नाम है पलवाशा मोहम्मद जाय खान। पलवाशा मोहम्मद जाय खान ने पाकिस्तान की संसद में बयान इस तरह दिया कि पिंडी से सेना चलेगी, रावलपिंडी इनके यहां पर जो जगह है वहां से सेना चलेगी और बाबरी मस्जिद में जाकर, अब ये इंटरेस्टिंग बात देखिए साहब, राम मंदिर बना भारत में, अब देखिए अगेन ये फिर से वही सारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी सेना को मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग देखिए दोनों देशों के अंदर किस तरह से विचारों में भिन्नता है। भारत भारतीयता की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है कि हमें कैसे चैलेंज कर दिया। इनके यहां मोटिवेशन क्या दिया जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद की पहली ईंट फाउंडेशन में जाकर रखेंगे और आसिफ मुनीर जो कि फरार है फिलहाल के लिए, वो जाकर वहां अजान देगा। मतलब इस तरह से आप समझिए, फर्स्ट ब्रिक एट द न्यू बाबरी मॉस्क इन अयोध्या, मतलब ये जिस राम मंदिर को भारत के अंदर इस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये अपने देश में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से इतिहास से भी समझने की है कि जब जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, विशेष रूप से कुछ दिनों पहले राणा सांगा वाले एपिसोड में जब चर्चाएं हो रही थी, तब यह बात बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आई थी कि बाबर जब युद्ध करने आया था तो उसने युद्ध हारने के बाद, जब वो पहली बार राणा सांगा से हारा, उसके बाद उसने जिहाद की घोषणा कर दी कि धर्म के नाम पर सब एक हो जाओ, धर्म को खतरा आ पड़ा है, और इस तरह से फिर वो वापस से अपनी सेना को इकट्ठा किया। अब ये पाकिस्तानी इसी टैक्टिक को अपना रहे हैं ताकि धर्म के नाम पर अपने देश को फिर से यूनाइट कर सकें। क्योंकि बहुत दिनों से, अगर आप पिछले 2 महीने से सुन रहे हो, तो इनके अंदर टू नेशन थ्योरी की बड़ी चर्चा चल रही है। जब आपने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इनकी टू नेशन थ्योरी है क्या। इनकी टू नेशन थ्योरी है कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, तो अब धर्म की हिफाजत के लिए पाकिस्तान संघर्ष करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तानियों का तो एजेंडा फिक्स है। भारत के केस में क्या है? भारत के केस में 2 तरह के लोग हैं। कुछ इतने बुद्धिजीवी भी हमारे देश में हैं जो इस बात को लेकर के भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अरे युद्ध क्यों करना, क्या फर्क पड़ जाएगा, पहले गरीबी से निपट लो, भुखमरी से निपट लो, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, सड़कें बनानी है, रोजगार देना है। और ऐसे आपको शूडो लिबरल, शूडो इंटेलेक्चुअल लोग कहीं भी गली चौराहे पर बातें करते हुए मिल जाएंगे, जो अपनी तरफ से राय पढ़े लिखे होने के नाम पर यह दे रहे होते हैं कि युद्ध से किसी देश का भला नहीं होता। देखो भाइयों,
जिसका भला होना हो, भारत का बहुत भला होता है। हमने जितने भी युद्ध लड़े उसके बाद भी आज 75 साल की आजादी में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अगर बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने इतना संघर्ष भी किया और उसके बाद आज यहां है। यह बात बहुत मतलब बेवकूफी भरा मेरा तर्क हो सकता है, लेकिन युद्ध के बाद में जो देश निखर कर चला आता है, उसके अंदर देश का जो राष्ट्र भाव है, देश के प्रति जो राष्ट्र की एकता है, वो बहुत दृढ़ता से निकल कर आती है। डिफरेंसेस खत्म होते हैं और युद्ध से स्टेब्लिश होता है कि किसमें कितना है दम। मैं युद्ध के लिए आप लोगों को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन युद्ध के समय पर यह राष्ट्र भाव आप सबके भीतर हो कि जब आप लोगों को आह्वान आ जाए कि चलिए भाई अब हमें अपने देश की सेवा करनी है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, उस समय पर देश के जनता ने, देश की नागरिकों ने अपने एक वक्त का खाना अपने सैनिकों के लिए रिजर्व रखा था। हालांकि हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद हमने उस युद्ध को जीता था। यह दर्शाता है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद जिस चरम स्तर का है, अब उसमें कुछ इस तरह के जो लिबरल्स हैं, जो आकर ज्ञान दे रहे हैं, जो तरह तरह की एकताओं पर बयान दे रहे हैं, उन सब की समझदारी को किनारे रखते हुए अगर सेना बॉर्डर पर है तो कोई उसके अंदर किसी तरह का बयानबाजी नहीं। सेना संघर्ष में है तो हम उनकी बैकबोन बनकर पीछे खड़े हैं। यह बात उनको कंप्लीट मैसेज के रूप में मिलनी चाहिए। पाकिस्तानियों की आप हिम्मत देखिए कि वो विचार क्या करते हैं कि जिस तरह अयोध्या के अंदर राम मंदिर है, राम मंदिर की जगह पहले बाबरी मस्जिद थी। ये इस तरह का बयान है कि हम बाबरी मस्जिद का पहला पत्थर रखेंगे और साथ में आसिफ मुनीर वहां जाकर के अजान देगा। बताइए कि कोई भी भारत के राजनेता का या भारत के प्रधानमंत्री का या भारत के रक्षा मंत्री का, डिफेंस का, किसी का भी आपने ऐसा बयान सुना हो कि हम पाकिस्तान में इसलिए जाएंगे? और दूसरा बयान साहब आप सोचकर देखें कि ये लोग पहले तो हिंदू मुस्लिम किए। इसका आसिफ मुनीर थोड़े दिन पहले टू नेशन थ्योरी पर बहुत ज्ञान दिया, बताया कि हिंदू हमसे किस तरह अलग है। यानी इनका प्रयास यह है कि भारत के अंदर भी जब युद्ध चल रहा हो बॉर्डर पर, तो अंदर भी युद्ध भड़का दिया जाए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे करवा दिए जाएं। इस समय पर एक बहुत जबरदस्त चीज जो देखने को मिल रही है और वो ये है कि यहां पर देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे पर यूनाइटेड हैं कि हमें पाकिस्तान का इलाज करना चाहिए। दूसरा साहब इन्होंने जो दाव चला, वो कहते हैं ना फूट डालो और राज करो। इस महिला ने एक लाइन बोली और वो कहा कि गुरपवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका बैठा हुआ है, जो बैठ करके वहां पर बयान देता है इतना ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए कि वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, जिसको मरवाने के लिए भारत ने लोग भेजे थे, अज्ञात लोग, ऐसा वो मतलब आरोप लगाता है। पन्नू का अपने सिख भाई बहनों को मैसेज दिया गया है। ऐसा ये कहते हुए मैडम बोली कि हम पन्नू को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सिख भाइयों से यह कहा है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना है। कोई भी सैनिक जो सिख होगा वो पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जगह है पाकिस्तान, जहां से होकर के गुरु गोविंद सिंह ने लंबा समय बिताया है उस पूरे पाकिस्तान में, उस पर कोई सिख हमला नहीं करेगा। इसके लिए हम गुरपवंत सिंह पन्नू को धन्यवाद देते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से ये देश के भीतर अपने इन बयानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले पंजाब ही तुम्हारा इलाज करेगा, सबसे पहले ही वो बॉर्डर पर खड़ी सिख रेजिमेंट ही तुम्हारा इलाज करेगी। यह बात तुम्हें अगर किसी प्रकार की गलतफहमी है तो वो दूर हो जानी चाहिए। साथियों, ये सारी की सारी स्थितियां जो बन रही हैं पाकिस्तान में, ये इसके भीतर के डर को दिखा रही हैं। इनका डर जिस तरह के बयानों में है, इनके द्वारा इनके जो चीफ हैं, सेना के चीफ हैं, उनका फरार हो जाना, जिनके बारे में अपन ने सुर्खियां भी करी हैं काफी, अभी तक ये भाई साहब प्रकट नहीं हुए हैं। हो सकता है परिवार को पहले छोड़ने गए हो, पैसा वैसा जमा कराने गए हो, फिर लौट के आए और फिर कहें प्रेजेंट सर। हालांकि ये अभी तक गायब चल रहे हैं। इसी बीच में इनके नेता के द्वारा, बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता हैं पलवाशा खान, जिनका ये बयान, अच्छा भुट्टो का क्या है ना कि इनके परिवार मतलब माताजी पिताजी टाइप के जो लोग हैं, ये पहले नेता नगरी में रहे हैं, काफी प्रभावशाली रहे हैं बेनजीर भुट्टो। अब ऐसे में क्या है कि ये आकर के अब जो बयान दे रहे हैं, इनके बयान केवल पाकिस्तान की जनता को मोटिवेट करने वाले हैं कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। ये सारे बयान देकर के ये जनता को रिचार्ज कर रहे हैं कि बेटा तैयार हो जाओ कि खून तो बहना है। दूसरी तरफ से इन्हीं के नेता हैं जो बयान देते हुए पाए जाते हैं कि हमने परमाणु बम, ऐसी मजाक में थोड़ी रख लिया। परमाणु बम से याद आया कि भारत को एक बार अमेरिका का इतिहास याद दिलाया। अमेरिका ने भारत को यह कहते हुए कहा कि देख लो साहब इंडिया वालों, अटल जी का शासन था उस समय, यह कहा गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाने के बारे में सोच रहा है। अटल जी को बयान दिया गया, अटल जी को अमेरिका ने संदेश भेजा कि पाकिस्तान आपके ऊपर परमाणु बम चलाने का विचार कर रहा है। तो अटल जी ने कहा
अच्छा ठीक है, आधा भारत खत्म होगा, मान लेता हूं, लेकिन कल नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। अच्छा, आपको मैं जानकारी दूं कि भारत की तरफ से न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, अर्थात हमने न्यूक्लियर डिटरेंस बनाया हुआ है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं चलाएंगे जब तक कोई हम पर ना चलाए, लेकिन अगर किसी ने हम पर चला दिया तो उसे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं किसी नुक्कड़ चौराहे या पनवाड़ी की शॉप पर चर्चा में होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वाले स्टेट लड़ाई लड़ सकते हैं क्या। देखिए, यहां पर दोनों की अपनी पॉलिसीज हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। इंटरेस्टिंगली, अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर बॉम्ब चलाता है, इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब पहले नहीं चलाएगा, यह हमने दुनिया को संदेश दे रखा है कि हम नहीं चलाएंगे, हम उसके बिना ही सेना से इलाज करवाएंगे। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान बौखलाहट में न्यूक्लियर बॉम्ब चला देता है, एक चला, दो चला, हालांकि S-400 जैसी डिवाइसेस हमने पूरी सुरक्षा में लगाई हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम हमने लगाया है और हम पूरी तरह से अवगत भी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भारत के द्वारा चलाई गई मिसाइल में छोटा सा पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी जमींदोज हो जाएगी। यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अटल जी ने अमेरिका को यह संदेश दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, और यही हुआ कि बाद में भी जितनी बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भले ही दी हो, लेकिन चलाने का साहस कभी नहीं किया। ऐसे में अगर आज भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बैठकर के इस तरह के बयान देते हैं कि हम लोग इस तरह का काम कर देंगे, तो यह उनका केवल अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के लिए भारत लेकिन पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की कुछ और हरकतें मैं आपको यहां ऑब्जर्व करा देता हूं, जिससे कि उनका और डर और बौखलाहट समझ में आता है। आपको याद होगा कि जैसे ही पहलगाम का यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से TRF नाम का एक द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का अलाइड है, उसने आकर के जिम्मेदारी ली कि हमने किया है। ये तो हमने किया है, तो भारत ने तो क्लेम कर ही दिया यूएन में जाकर के, देख लो कि साहब ये रहा, ये बोल ही रहे हैं इनके यहां का आतंकी समूह है। इस बीच में जाकर इन्हें रियलाइज हुआ कि अरे IMF की तरफ से पैसे आने हैं, और ये जाके क्लेम कर लिया, अभी तो बहुत महंगा क्लेम पड़ जाएगा। ऐसे में अब ये उस क्लेम को डिनाई कर रहे हैं। इनके विदेश मंत्री खुद संसद में बयान देते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, TRF ने कुछ नहीं किया है, वो तो खुद मुकर गया है, कि वो तो मना कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनकी स्थिति इतनी खराब है कि पहले इनके यहां के प्रसारण मंत्री आते हैं, कहते हैं कि स्वतंत्र जांच करा लो। TRF वाले नेता के लिए, मतलब विदेश मंत्री आते हैं, कहते हैं, ये उप प्रधानमंत्री भी हैं, ये आकर कहते हैं कि TRF ने कुछ किया ही नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हमको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। ऐसे में इनके हालात क्या हैं वो सबके सामने हैं। और देखिए, अंततोगत्वा युद्ध के अंदर युद्ध सेना लड़ती है, देश मनोबल देता है, और खर्च राजकोष होता है। इनके पास है क्या जो खर्च करेंगे? स्थिति यह है कि इनके बम गोले अगर चला भी दिए गए तो इनके पास बैकअप के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर ये युद्ध में उतर गए, हम इसका विश्लेषण करेंगे कि अगर ये युद्ध में उतर भी गए तो ये चलेंगे कितने दिन तक। तो ऐसे में भारत ने पहले इनके हाथ में कटोरा पहुंचाया, अब जरूरत है कि यहां से इनकी जिम्मेदारियों को भी कम कर दिया जाए। एक तरफ बलूचिस्तान को साफ कर दिया जाए और दूसरी तरफ POK को इनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। अब डिसाइसिव निर्णय लेने का समय आ गया है और भारत उसी दिशा में अपनी तरफ से सारे काम कर रहा है। एक और बौखलाहट देखिए, भारत ने अपनी तरफ से दुनिया भर के टॉप लीडर्स को इन्फॉर्म किया था, बताया था कि देखो हम क्या कर रहे हैं। इस बीच में भारत में जो उनके इजराइल के डिप्लोमेट हैं, उनसे भी एक पत्रकार ने वार्ता की, पूछा कि इजराइल क्या भारत के साथ है। तो इजराइल की तरफ से साफ संदेश था कि देखो, राइट टू सेल्फ डिफेंस में हम भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत पर आतंकी हमला हुआ है। ऐसे में भारत निर्णायक काम करे, हम भारत के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो इजरायलियों को मान्यता नहीं देते, पाकिस्तानी जो इजराइल के लिए वीजा ही नहीं देते, यानी कि पासपोर्ट में यह लिखा हुआ है पासपोर्ट एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर इजराइल, मतलब दुनिया भर में चलेगा लेकिन इजराइल में नहीं चलेगा। ऐसे में ये इजराइल के नाम पर एक फेक लेटर निकालते हैं और कहते हैं कि इजराइल और भारत के बीच में बिगड़ गई है बात। कैसे बिगड़ गई है? 28 तारीख का एक लेटर वायरल होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि इजराइल की सेना जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ प्रैक्टिस में थी, और जब ये यहां पर युद्ध अभ्यास कर रहे थे, उस युद्ध अभ्यास के दौरान इजरायली सैनिक के साथ में भारतीय सैनिकों ने ज्यादती की। इस बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अब भारत का साथ नहीं देगा। ऐसा कहते हुए इन्होंने लेटर जारी कर दिया। अब ये जो लेटर जारी हुआ, इसके बाद में एक बहुत ज्यादा माहौल तैयार हुआ कि यार इजराइल तो अभी कह रहा था कि वो भारत के साथ रहेगा, अब भारत से पीछे क्यों हट रहा है? भारत से पीछे क्यों हट रहा है? ये वायरल लेटर जब होता है,
खूब ज्यादा भारत को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा कि भारत की सेना तो देख लो पहले से ही जानी जाती है कि वो रेप करती है, मोलेस्ट करती है। अच्छा, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत की सेना को नीचा दिखाने के लिए आप किसी मतलब अधपढ़ आदमी से मिलेंगे, अनपढ़ नहीं बोल रहा हूं, अधपढ़ जिसको कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए टाइप से जो आदमी जिसको आधा नॉलेज है, वो आपको कहता हुआ मिलेगा कि देखिए कश्मीर में तो जो भारतीय सेना है वो वहां जाती है, वो महिलाओं का रेप करती है, वो यूं करती है। आपको ये बहुत ही मतलब ऐसे कुछ लोग आपको कोने में आपका मोटिवेशन डाउन कराते हुए, क्योंकि भारत में चरित्र एक बहुत बड़ी चीज है। भारत के अंदर चरित्र के नाम पर अगर कोई दाग लगता है तो लोग कहते हैं कि यार ये लानत हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारे सैनिकों के प्रति हमारे मन में इस प्रकार का घृणा भरने का प्रयास कुछ ये सूडो लिबरल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, भारत की सेना तो बताइए मोलेस्ट करती है। ऐसे में अब आप बताइए कश्मीर के लोग खिलाफ क्यों ना हो, जबकि भारतीय सेना मोस्ट डेकोरेटेड फोर्स, ऐसी सेना जिसको देख करके लोग अपनी सुरक्षा फील करते हैं। ऐसा सोचिए ना, जिसका रूप धारण करके बहरूपिया बनके आतंकी हमला करने में खुद को सेफ फील करते हैं, उस सेना पर ये लोग किस तरह का आरोप लगाते हैं। इस तरह के आरोप से भारतीयों के अंदर तो एक भाव आता है ना, अरे यार ये कैसे कर सकता है कोई। अब आप जानकारी देखें कि ये लोग फिर से उस लाइन को दोहराते, देखिए भारत की सेना कैसा करी। ये न्यूज इतनी वायरल हुई कि फिर इजराइल की एम्बेसी को खुद आना पड़ा। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, ये लेटर हमने निकाला ही नहीं। और बाकायदा उन्होंने विश्लेषण करके निकाला कि ये अनपढ़ जो मतलब यहां के क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के मदरसा छाप जो आतंकी हैं, इनके द्वारा जो हरकत की जा रही है वो क्या है। बोले इसमें क्या है, बोले ये लोग इस कॉपी को यहां पर जो सील यूज किए हैं उसमें भी नायोर गिलोन का नाम लिखे हुए हैं। नायोर गिलोन को गए हुए इंडिया से 1 साल के लगभग हो चुका है, जो भारत के अंदर पहले इजराइल की तरफ से एम्बेसडर थे। बोले वो तो साल भर पहले जा चुके हैं। तो इस बात को लेकर के खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर इन पाकिस्तानियों की मजाक बनना शुरू हुआ कि जिसको आकर खुद इजराइल ने कैंसिल किया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब ये लोग हर तरह से, मतलब आप सोचें किस किस तरह के इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने कई पाकिस्तान के चैनल्स को भारत में बैन किया है। क्यों? क्योंकि इस समय फेक न्यूज का बहुत जबरदस्त काम चलने वाला है। जैसे आपने देखा कि अभी इनका सीधा सीधा सा बयान कि भारत को पहले धर्म के आधार पर भड़काओ। कहा गया कि 2 नेशन थ्योरी क्यों बनी थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनना था। आसिम मुनीर ने 1 महीने पहले बयान दिया। फिर सिख लोगों को यह भड़काने का प्रयास कि गुरपवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि पंजाबी सिख पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। तो 2 तरह से। तीसरा, भारत के सैनिकों के प्रति आपके मन में अविश्वास पैदा हो कि यार ये लोग कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे हो ही नहीं सकते, ये तो चरित्रहीनता दर्शाते हैं, जबकि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर भी आप सोचिए कि किस तरह के बयान हो रहे हैं, है ना। ऐसे में आप लोगों को भी जरूरत है कि ऐसी किसी भी खबर को जिससे कि आपको लगता है कि मेरे ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर अगर विश्वास कम हो रहा है, तो समझिएगा कि वो किसी का षड्यंत्र है, आपको तोड़ने का प्रयास है। दुनिया समझ ही नहीं पाई कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी भारत कैसे सरवाइव कर गया। अंग्रेज तो जब हमें छोड़कर गए थे तो ये मानकर ही गए थे ना कि बहुत जल्दी टूट जाएंगे। यहां भाषाएं अलग हैं, यहां रिलीजियस सिस्टम अलग है, परंपराएं अलग हैं, ये तो कुछ दिनों बाद सब अलग होकर बैठ जाएंगे। धर्म की इतनी विविधता, चल ही नहीं पाएगा जो देश। आज वो देश इतना तेज चला कि जहां छोड़ के गए थे, उस जिस देश ने राज किया था उसको वो पछाड़ कर आगे बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत को समझना बहुत अपने आप में एक बड़ी केस स्टडी है। ऐसे में भारतीयों को यह आवश्यक है कि वह इस पूरी परिस्थिति के लिए पूरे मनोयोग से तैयार रहें, और तैयारी इस बात की हो कि इनका इलाज पूरी तरह से डिसाइसिव हो। बाकी आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में सेशन पूरा होने के बाद बताइएगा। सेशन चलते समय पर जो आपके कमेंट्स होते हैं, जनरली मैं उन्हें पढ़ नहीं पाता, लेकिन जब सेशन पूरा हो जाता है उसके बाद के कमेंट्स को मैं देख पाता हूं, है ना। आपकी क्या राय है, भारत को किस तरह का निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली जब यूट्यूब पर सरकार इस तरह के एक्शन लेती है तो सरकार को आपके मैसेजेस भी पता चलते हैं कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच उनके लिए एक बहुत बड़ा विजन पॉइंट बनता है ना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अपडेटेड रहने के लिए आपको ये जानकारियों के लिए ये सेशंस यहां पर प्राप्त होते रहेंगे। बाकी गोलीबारियों की सूचना चल रही है। मजीद ब्रिगेड ने पता चला है बलूचिस्तान के अंदर से इनके ऊपर कुछ हमले कर दिए हैं। भारत के अंदर कैबिनेट बैठक चल रही है। शाम को मैं इनका भी अपडेट आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर दूंगा, कैबिनेट बैठक में क्या डिसीजंस हुए एंड ऑल, ठीक है। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बेहतरीन बैच जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हिंदी और इंग्लिश कंटेंट के साथ बेहतरीन 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। जिन्हें पढ़ना हो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बेहतरीन कंटेंट है, जाकर के आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।